हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नेटिव कोडर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑनबोर्डिंग स्क्रीन को कैसे बना सकते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है ये बिगनर लेवल का प्रोजेक्ट होगा। ऐसे हम कैसे रिएक्ट नेटिव का इंस्टॉलेशन कैसे सेटअप करते हैं, क्या क्या फ़ाइल होती हैं, कैसे हम ऑनबोर्डिंग प्रोजेक्ट को कैसे नेविगेट कर सकते हैं, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे जाएंगे हम। तो वो हम सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट में लर्न करेंगे और ये बिल्कुल स्क्रैच से प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो इसमें 3 स्क्रीन होंगी। फर्स्ट स्क्रीन ये है जिसका यूआई आपके सामने दिख रहा है ये। अब जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सेकंड स्क्रीन आ जाएगी। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो थर्ड स्क्रीन आ जाएगी। अगर हम बैक पे क्लिक करेंगे तो सेकंड स्क्रीन आ जाएगी। अगर बैक पे क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को हम इस वीडियो में फुल्ली स्क्रैच से बनाएंगे। और इसका जो वीडियो का जो ये यूआई है इसको मैंने फिग्मा पे बना के रखा हुआ है। तो ये जो फिग्मा का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप सारी इमेजेस को एक्सपोर्ट कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप टेक्स्ट क्या फ़ॉन्ट साइज है, क्या फ़ॉन्ट वेट है, वो भी सारा आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट को ऑनबोर्डिंग प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो चलिए हम फुल्ली स्क्रैच से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट नेटिव के इस यूआई को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑनबोर्डिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हमें एक फ़ोल्डर बना लेते हैं डेस्कटॉप पे, जिसका नाम रखेंगे ऑनबोर्डिंग प्रोजेक्ट। ये हमने नाम बना लिया। अब इसी प्रोजेक्ट को हम ओपन कर लेते हैं टर्मिनल में। ओपन इन टर्मिनल जैसे इस प्रोजेक्ट को करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब हमें प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना है। क्या करना है, कमांड होती है रिएक्ट नेटिव इंस्टॉलेशन। फुल्ली स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाएंगे हम। कैसे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन की वीडियो मैंने बना रखी है। अगर इस वेबसाइट पे जाएंगे रिएक्ट इन्वायरमेंट सेटअप पे, तो यहाँ दे रखा है कि कैसे किसी प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना है। तो इनिशियलाइज करने के लिए ये कमांड है, क्रिएटिंग अ न्यू एप्लीकेशन। इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब ऑसम प्रोजेक्ट हम इसका नाम नहीं रखेंगे, इसका नाम रखते हैं ऑन बोर्डिंग। जैसे हम एंटर करेंगे तो इस नाम से ये प्रोजेक्ट इसमें इनिशियलाइज हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो रहा है। जब तक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो रहा है तब तक हम एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो ये एमुलेटर है, इसकी हमें नीड होगी। तो यहाँ पर जाएंगे वर्चुअल डिवाइस मैनेजर पे। मैंने यहाँ पर पिक्सल 8 प्रो ऐड कर रखा है। अगर आपने ऐड नहीं किया तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, इसके बाद आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो कुछ अगर आपने ऐड नहीं किया तो ऐसा कुछ आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे। अब पिक्सल 8 प्रो चाहे आप कोई भी डिवाइस ले लीजिए, मैं इसको ले लेता हूँ पिक्सल 8 प्रो को। नेक्स्ट करेंगे और इसको फिनिश कर देंगे। ये यहाँ पर आ गया, इसको कर दीजिए यहाँ से रन। तब तक हमारा प्रोजेक्ट ये रेडी हो चुका है बन के। इस तरीके से हमारा ये प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो चुका है। और आपकी नेट की स्पीड पर भी डिपेंड करता है कि आपका जितना नेट फास्ट होगा उतनी जल्दी ही आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा बन के। इधर हमारा ये स्टार्ट हो रहा है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरी है। तो यहाँ पर टाइप करना है LS। तो ऑनबोर्डिंग के अंदर हमारा ये प्रोजेक्ट है, हमें इसके अंदर जाना है पहले नंबर। तो CD मीन्स होता है चेंज डायरेक्टरी। CD ऑनबोर्डिंग, जैसे ही आप ON लिखेंगे तो ऑटो सजेशन मिल जाएगा आपको ON, यानी आपका मैच हो गया फोल्डर से नेम। और टैब प्रेस कर दीजिए ऑन बोर्डिंग, वैसे ही आपको इस तरीके से सजेशन आ जाएगा और एंटर कर दीजिए। तो आप इस वाले फोल्डर में आ गए LS। तो यहाँ पर देखना है आपको कि उसी फोल्डर में आपको स्टार्ट करना है अपना ये वाला कोड, जहाँ पर आपको package.json फाइल हो। ये मेन फाइल होती है हमारी, जहाँ पर सारे पैकेज इंस्टॉल होते हैं। तो यहाँ पर हम इस कोड को ओपन कर लेते हैं VS कोड में। तो VS कोड में ओपन करने के लिए हमें क्या करना है, कोड डॉट ऐसे एंटर करेंगे, आपका VS कोड में ये कोड ओपन हो जाएगा। और इधर हमारा एमुलेटर चल रहा है। तो अभी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, तो स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे
अब कमांड स्टार्ट करने के लिए इन्होंने खुद दे रखा है कि कौन सी कमांड है स्टार्ट करने के लिए। ये है रनिंग योर रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन, स्टार्ट करने के लिए कमांड कौन सी है, npm स्टार्ट। तो इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो हमारा ये प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट होगा। एक तरफ मैं ऐसे ओपन कर लेता हूँ, एक तरफ ये। अब यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। अब ये बोल रहा है कि आपको कहाँ पर चलाना है प्रोजेक्ट को, iOS में चलाना है, एंड्रॉयड में चलाना है, डेव मेन्यू या ऐप आपका चल रहा है उसको रीलोड करना है। तो मुझे फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ तो मुझे इसको चलाना है एंड्रॉयड में, तो यहाँ प्रेस कर दीजिए ए। तो ए प्रेस करेंगे तो ओपनिंग ऐप ऑन एंड्रॉयड, तो यानी एंड्रॉयड हमारा ये डिवाइस है तो एंड्रॉयड में ही ओपन होगा। अब मैक ओएस का एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर मैक ओएस है तो आप उसमें एंड्रॉयड भी रन कर सकते हैं, iOS भी रन कर सकते हैं, लेकिन विंडो में केवल एंड्रॉयड ही रन कर सकते हैं आप। तो एंड्रॉयड में दोनों डिवाइस रन हो जाते हैं, एंड्रॉयड iOS। मैक ओएस में दोनों डिवाइस रन हो जाते हैं, जबकि एंड्रॉयड विंडो में केवल एंड्रॉयड ही रन होता है। तो थोड़ा बहुत टाइम लेता है ये बिल्डिंग इस एंड्रॉयड में रन होने के लिए, बट ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, 20 से 30 सेकंड में प्रोजेक्ट हमारा रन हो जाता है। थोड़ा वेट कर लेते हैं हम तब तक। वो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है अब सक्सेसफुली। तो इस तरीके से ये हमारा कुछ फर्स्ट टाइम पे इंटरफेस दिखेगा जब हम रिएक्ट नेटिव CLI से प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैं ये जो प्रोजेक्ट बनाया है मैंने अभी, तो ये एक्सपो से नहीं बनाया, एक्सपो पुराना ओल्ड वर्जन है। अभी क्या है, रिएक्ट नेटिव CLI का वाला नया वर्जन है ये। तो ये जो प्रोजेक्ट बनाया है ये देखो, एक एक्सपो से देता है, एक रिएक्ट नेटिव CLI से। तो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया रिएक्ट नेटिव CLI से। तो रिएक्ट नेटिव CLI से जो प्रोजेक्ट बनाया मैंने वो इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखेगा। एक्सपो में कुछ अलग इंटरफेस दिखता है, इसमें आपको ऐसे दिखेगा। अब इसमें जो मेन फाइल है हमारी वो है app.tsx, जो यहाँ से ये रेंडर हो रही है उसी का ये सारा कंटेंट दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको इस तरीके से, अगर मैं यहाँ जाऊँ, ये लिखा है app.tsx, ये दिखा है स्टेप 1। अगर बंद हो जाता है एप्लीकेशन तो आप ऐसे यहाँ पर आगे कर्सर से इसको स्क्रॉल करेंगे, इसी से माउस से स्क्रॉल कीजिए और ये लिखा होगा ऑन बोर्डिंग। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे दोबारा से, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करता हूँ, जैसे मान लो मैं नेटिव कोडर डाल देता हूँ यहाँ पे और Ctrl+S करूँगा, वैसे देखना यहाँ पे आपको चेंजेस दिखाई देगा, ये आ गया नेटिव कोडर। तो इस फाइल में हम कुछ भी चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे React.js जब हम चलाते हैं तो उसमें app.js हमारी मेन फाइल होती है जहाँ से पूरा ऐप रेंडर होता है। ऐप सेम फोल्डर स्ट्रक्चर हमारा React.js की तरह React नेटिव का भी है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये सारी चीज़ नहीं चाहिए। हमने आपको UI दिखाया था, ये वाला UI बनाएंगे, ऑन बोर्डिंग प्रोजेक्ट वाला UI। तो हमें ये 3 स्क्रीन चाहिए, एक ये UI बनाना, एक ये बनाना, एक ये बनाना है। ये 3 स्क्रीन होंगी और हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन दिखेगी, इस पर क्लिक करेंगे तो ये दिखेगी, बैक पे क्लिक करेंगे तो ये दिखेगी, और इस पे बैक पे क्लिक करेंगे तो ये दिखेगी। बस मुझे केवल इस प्रोजेक्ट में इतना करना है, बेसिक UI बनाना सीखना है, कैसे नेविगेट करते हैं, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाते हैं, और कैसे हम एक UI सीख सकते हैं बिगनर लेवल पे। तो ये चीज़ बनानी है हमको। तो अभी क्या है, हमें ये सारा कोड नहीं चाहिए, तो आपको app.tsx में जाना है और Ctrl+A करना है, इसको डिलीट कर देना पूरा। Ctrl+S करेंगे जैसे वैसे यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, एरर आ जाएगा। आपको सिंबल करना है RFCE जैसे करेंगे वैसे आपको ये ऑटो सजेशन देगा। ये डिव नहीं रखना है मुझको, डिव होता ही नहीं है रिएक्ट नेटिव में। डिव की जगह हम यूज़ करेंगे व्यू का, और व्यू के अंदर हम पैराग्राफ के लिए टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। जैसे पैराग्राफ के लिए हम P का यूज़ करते हैं, वैसे ही रिएक्ट नेटिव में कोई भी टेक्स्ट, कोई भी पैराग्राफ ऐड करना हो, कुछ भी ऐड करना हो तो टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। तो अभी ये एरर यहाँ पर जैसे होवर करेंगे तो वैसे देगा कैन नॉट फाइंड नेम व्यू। तो इसको क्या क्विक फिक्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये इंपोर्ट नहीं है,
तो हम यहीं से इंपोर्ट कर लेते हैं। ऐसे ही इस पे होवर करेंगे टेक्स्ट पे, तो इसको भी हम क्विक फिक्स करके इंपोर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे डाल देता हूँ ऑन बोर्डिंग स्क्रीन। ये आ गया हमारा ऑन बोर्डिंग स्क्रीन यहाँ पे, जैसे ही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो हमें बिल्कुल क्लीन करके कुछ इस तरीके से रखना है। तो app.tsx में ये आ गया। अब tsx का मतलब होता है टाइप स्क्रिप्ट, कि जावास्क्रिप्ट विद टाइप स्क्रिप्ट के। तो टाइप स्क्रिप्ट अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें केवल सिंपल ये नॉर्मल JS की तरह लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई इतनी। अब मुझे स्क्रीन जो बनानी है वो इस तरीके से बनानी है। इसमें इमेजेस होंगी, ये इमेजेस होंगी, ये 4 इमेजेस होंगी, 1 2 3 4 ये। और ये जो फिग्मा का लिंक है, ये जो आपको डिज़ाइन दिख रहा है, ये फिग्मा का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इजीली सारी इमेजेस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और UI को देख भी सकते हैं कि कैसे कैसे बनाना है, क्या फ़ॉन्ट साइज़ रखना है, क्या फ़ॉन्ट वेट रखना है, इसकी क्या हाइट रखनी है, क्या विड्थ रखनी है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हमें क्या करना है कि ये सारी मुझे इमेज चाहिए पहले नंबर। अगर इमेज आपको चाहिए ऐसे फिग्मा में, आप फर्स्ट टाइम अगर आप UI बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, ये प्रीव्यू। अगर आपको ये इमेज चाहिए तो यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे एज फर्स्ट इमेज, तो ये आपकी इमेज यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। ऐसे ही सेकंड को भी डाउनलोड कर लीजिए, ऐसे ही थर्ड को भी डाउनलोड कर लीजिए, और एक ये इमेज है इसको भी एक्सपोर्ट कर लीजिए यहाँ से। तो ये सारी इमेज आप एक्सपोर्ट करके प्रोजेक्ट में यूज़ कीजिए। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, एक SRC फोल्डर बनाता हूँ। सबसे पहले यहाँ आते हैं, एक SRC फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे ऐप लेवल पे। SRC फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर रखेंगे एसेट का। तो मैंने क्या किया है, पहले से एक फ़ोल्डर बना रखा है जिसमें मैंने ये सारी इमेजेस रखी हैं, ये वाली, ये पहले से एक्सपोर्ट कर रखी हैं इस तरीके से। तो आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए, उसमें ये असेट नाम के फ़ोल्डर बनाइए, उसके अंदर इमेज, उसके अंदर यहाँ पे मैं ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले SRC का एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर असेट नाम का एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने एक इमेज नाम का फ़ोल्डर बनाया, और उस इमेज फ़ोल्डर के अंदर ये 4 इमेजेस हैं जो मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाई थी, ये वाली, ये चारों इमेजेस है। तो आपको ऐसे ही कर लेना है। टाइम का थोड़ा कम टाइम लगे, इसलिए मैंने इसको जल्दी से यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। सोर्स फोल्डर बनाना है आपको एक ऐप लेवल पे इस तरीके से। इसके बाद असेट में फोल्डर बनाना है, उसके अंदर, उसी के अंदर इमेज फोल्डर बनाना है, उसके अंदर ये सारी इमेजेस है, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, ये जो कलर है बैकग्राउंड में, ये लीनियर ग्रेडियंट कलर है, और लीनियर ग्रेडियंट कलर के लिए हम एक लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, वो है रिएक्ट नेटिव लीनियर ग्रेडियंट। इसका यूज़ करेंगे रिएक्ट नेटिव लीनियर ग्रेडियंट का। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें इसको इंस्टॉल करना होगा। तो इंस्टॉल करने के लिए ये इसकी कमांड होती है, ये वाली कमांड। तो हम इस कमांड को कॉपी करके और अपने इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर चलाएंगे। तो अब ये प्रोजेक्ट अभी रनिंग है। अगर रनिंग पे हम कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो हमारे package.json में या package.json में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, इशू आ जाता है एक दूसरे पैकेज की डिपेंडेंसी का। तो हम क्या करेंगे, हमारी एक बेस्ट प्रैक्टिस के लिए इसको हम स्टॉप कर देंगे Ctrl+C से। विंडो में Ctrl+C से स्टॉप हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। स्टॉप करने के बाद हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे। अगर आप प्रोजेक्ट रनिंग पर ही पैकेज को इंस्टॉल करते हैं दूसरे टर्मिनल में ओपन करके इस तरीके से यहाँ पे जाके, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कभी कभी इशू हो जाता है प्रोजेक्ट में। तो इसलिए हमने प्रोजेक्ट को बंद किया है पैकेज इंस्टॉल करके, उसके बाद दोबारा से बिल्ड करेंगे जिससे परफेक्टली चलेगा। तो जो हमने कमांड कॉपी की थी उसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे कुछ इस तरीके से। अभी हमारा पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। पैकेज हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि हम बार बार प्रोजेक्ट को, ठीक है, इतना हो गया हमारा।
अब मुझे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे जाता हूँ मैं npm स्टार्ट, फिर से स्टार्ट करता हूँ प्रोजेक्ट को। अभी देखो ये आ गया, कैन नॉट कनेक्ट टू मेट्रो। ए प्रेस कर देते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है मेरा। तो ये प्रोजेक्ट मेरा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इस तरीके से प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है कि लीनियर ग्रेडियंट लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसी की डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाना है। आपको सिंपल टाइप करना है रिएक्ट नेटिव लीनियर ग्रेडियंट। जैसे टाइप करेंगे तो जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसी को आपको ओपन कर लेना है, और उसी को मैंने इंस्टॉल किया है इस कमांड को कॉपी करके। तो इसको यूज़ करने के लिए क्या दे रखा है इन्होंने, कोड भी दे रखा है कैसे यूज़ करना है। कि पहले तो इसको हमें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट लीनियर ग्रेडियंट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव लीनियर ग्रेडियंट। तो मुझे यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से मुझे यूज़ करना है। अगर इस तरीके से लीनियर ग्रेडियंट, ये फेसबुक का बटन है, तो इसको हम इस तरीके से यहाँ से कोड कॉपी करते हैं पूरा, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। और बटन टेक्स्ट है नहीं, तो इसको हम स्टाइलिंग को भी हटा देते हैं, और इसको भी हटा देते हैं स्टाइलिंग ये। उसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। अब देखते हैं कुछ आया हमारी स्क्रीन पे। कंट्रोल एस करेंगे जैसे ही, हाँ ये देखो बटन आ रहा है हमारा यहाँ पे ऊपर, सबसे ऊपर फेसबुक का बटन लीनियर ग्रेडियंट कलर में। तो मैं क्या करता हूँ, इसी में पहले स्टाइलिंग करता हूँ विड्थ इसकी। तो स्टाइलिंग करने के लिए हमें क्या करना है कि इस व्यू के अंदर कुछ इस तरीके से हम स्टाइलिंग करने के लिए JSX एक्सप्रेशन में इस तरीके से स्टाइलिंग करते हैं। तो हम विड्थ दे देते हैं इसको 100%, विड्थ 100%, कॉमा हाइट 100%। इसको देने के बाद इसको भी स्टाइलिंग देते हैं फ्लेक्स 1। तो कुछ इस तरह की, जब फ्लेक्स 1 दे देंगे ये तो फुल स्क्रीन को कवर कर लेगा। तो फ्लेक्स 1 पे मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा इसका बैकग्राउंड कलर। अब मुझे ये कलर तो चाहिए नहीं, मुझे कलर कौन सा चाहिए, ये वाला कलर चाहिए, ये कलर लीनियर ग्रेडियंट कलर। तो इस कलर को करने के लिए आपको लीनियर ग्रेडियंट मैच कराना पड़ेगा कलर। तो अभी मैं यहाँ पे कलर लिख देता हूँ। कैसे करना है आपको, इसके लिए करना है 94, ये कलर है जो B9FF, और सेकंड भी कलर यही है, और थर्ड कलर है वो है BFEFC2। इसके बाद फोर्थ कलर भी यही है, फोर्थ कलर भी यही है। इसके बाद फिफ्थ कलर भी यही है आपका। हमें यहाँ पर कितने कलर लेने हैं, 3 2 5 कलर लेने हैं। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो इस तरीके का कलर दिखेगा, लेकिन एक कलर हमारा ये भी है। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से करूँ तो इस तरीके से कुछ लीनियर ग्रेडियंट कलर हमारा मिलेगा। अब ये टेक्स्ट मुझे चाहिए नहीं, इसको हटा देते हैं। तो लीनियर ग्रेडियंट कलर हमारा इस तरीके से बन गया। अब मुझे चाहिए इमेजेस, ठीक है। अब उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर UI देखते हैं कि ये चाहिए, ये वाला चाहिए, मुझे ये पोर्शन चाहिए। तो हम आते हैं कोड में, और यहाँ से आके इस तरीके से इसको यहाँ से लीनियर ग्रेडियंट हमें फुल स्क्रीन पर चाहिए, तो इसको हम इसी के अंदर अब स्टाइलिंग करेंगे। व्यू ले लेते हैं, एक व्यू के अंदर इमेज सोर्स रिक्वायर ऑनबोर्डिंग, SRC के अंदर नहीं जाएंगे हम, पहले किसके जाएंगे, असेट के अंदर।
यहाँ से आएंगे, असेट फोल्डर के अंदर जाएंगे। सबसे पहले हमें पाथ यहाँ पर सेट करना है जो हमारी इमेज का पाथ है। तो SRC हो गया एक फोल्डर, इसके अंदर एसेट हो गया, इसके अंदर फिर इमेज हो गया। इसके बाद इमेज के अंदर मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, लोगो चाहिए। तो लोगो हमारा कहाँ पर है, ऑन बोर्डिंग लोगो ये है। तो इसका हम पाथ कॉपी कर लेते हैं इस तरह से, Ctrl+A Ctrl+C। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पाथ को पेस्ट कर देते हैं और इसको कर देते हैं क्लोज और इसको करते हैं सेव। ये देखिए इमेज आ गई हमारी यहाँ पे। तो इमेज को कुछ इस तरीके से हम यूज करते हैं रिएक्ट नेटिव में पाथ दे करके। ऐसे ही इसको हम कॉपी करेंगे, Ctrl+C से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पर इमेज चाहिए ये वाली। तो ये फर्स्ट इमेज मैंने इसका नाम रखा है यहाँ पे, तो ये इमेज है। तो इसका भी हम पाथ कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट जैसे ही करेंगे वैसे ही ये इमेज हमारी Ctrl+S से सेव किया, वैसे ही इमेज यहाँ पर आ गई। तो ये चीज़ हो चुकी है मेरी। अब क्या करना है, अब मुझे इसको सेंटर में और करना है। तो सेंटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टाइलिंग देते हैं इसको, स्टाइल इक्वल। स्टाइल देने के लिए क्या करेंगे, फ्लेक्स 1 से फुल स्क्रीन हो जाता है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अब सेंटर आ गया। अब इसको अलाइन आइटम और करना है, सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। ओके, ये सेंटर में हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है कि ये दो चीज़ें आ गई। इसके बाद हमें इसको और इसको, ये चिपक रहा है थोड़ा इससे, तो इसको मुझे ऊपर करना है। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे और अगर आपको इसके बीच में डिस्टेंस देखनी है कितनी मार्जिन पैडिंग है, तो आपको इमेज पे क्लिक करना है। इमेज पे क्लिक करने के बाद Ctrl+Alt दोनों को प्रेस को एक साथ प्रेस करना है। उसके बाद आपको जाना है, इस पे होवर करना है, इस पे लोगो जो दिया है ना उस पे होवर करना है। तो आपको कुछ दिख रहा है 68 पिक्सल इनके बीच की दूरी है। इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, 68 पिक्सल दिख रही है आपको। यानी कि फर्स्ट इमेज के बीच में और लोगों के बीच में 68 पिक्सल की दूरी है ये। तो मार्जिन पैडिंग जो हमें रखनी है वो 68 पिक्सल रखनी है। तो हम क्या करते हैं कि लोगो तो हमारा ये है, तो यहाँ पर एक स्टाइल देते हैं, स्टाइल मार्जिन बॉटम 30 और यहाँ से स्टाइल करते हैं मार्जिन टॉप 40। तो इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि वहाँ 68 पिक्सल था तो हमने यहाँ पर 78 कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से हमारी इमेज दिखने लगेगी। अब ये तो हो गई इमेज की बात हमारी। इमेज की बात होने के बाद अब आते हैं हम कंटेंट पे। अब हमें ये रखना है कंटेंट पूरा। तो कंटेंट करने के लिए इसी के नीचे एक व्यू लेते हैं हम इस तरीके से। व्यू के अंदर एक टेक्स्ट लेते हैं और नीचे एक और टेक्स्ट लिखते हैं, क्योंकि दो हमें पैराग्राफ चाहिए। एक में ये होगा, इसको हम Ctrl+A Ctrl+C करके यहाँ पे टेक्स्ट रखेंगे और इसको कॉपी करके इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट होने के बाद ये Ctrl+S, इसको ओपन करते हैं, Ctrl+S करते हैं, तो ये हमें यहाँ पर शो हो जाएगा टेक्स्ट। और अब इस कंटेंट को, इस टेक्स्ट को हमें यहाँ पर लाना है सेंटर में। तो सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल इक्वल डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और विड्थ इसकी दे देते हैं हम 70%। विड्थ दे देते हैं इसकी 70%। ये आ गया हमारा 70% विड्थ पर। और मार्जिन वर्टिकल दे देते हैं इसको 40। मार्जिन वर्टिकल से क्या होगा, इसके
बॉटम से और टॉप से 40 पिक्सल की मार्जिन हो गई। इस तरीके से कुछ होने के बाद इतना हो गया। अब मुझे इसको सेंटर करना है, ब्रिंग योर आइडिया टू लाइफ, और इसको भी सेंटर करना है। तो हम यहीं पे इसको स्टाइलिंग देते हैं, स्टाइल करने सेंटर करने के लिए क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर प्रॉपर्टी होती है, सेंटर हो गया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। इसको भी सेंटर करते हैं स्टाइल देके, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये सेंटर हो गया। अब मुझे देखना है कि इसको बिल्कुल मैच कराना है एग्जैक्ट। अब इस पर क्लिक करना है आपको और कंट्रोल अल्ट प्रेस करना है और इमेज पे होवर करना है आपको। तो इमेज पे जब होवर करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इसके और इसके बीच में दूरी कितनी है, 53 पिक्सल की, 53 पिक्सल की दूरी है इसके बीच की दूरी की। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल अल्ट प्रेस करेंगे दोनों को साथ में की को, और इस पे जाएंगे हम, कितने पिक्सल की दूरी है, 55 पिक्सल की हाइट दूरी है, ये देखो 55 पिक्सल। यहाँ से कंट्रोल अल्ट प्रेस करेंगे, 53 पिक्सल है। तो हमें क्या करना है, हमने 40 पिक्सल दिया था, हम इसको 50 कर देते हैं, 50 करके कंट्रोल एस करते हैं तो इस तरीके से कुछ दिखेगा। अब मुझे क्या करना है, इसको मैच नहीं हुआ अभी तक, अब इसको यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको इसकी प्रॉपर्टी दिख जाएंगी कि फ़ॉन्ट साइज़ कितना है, 16 पिक्सल है, फ़ॉन्ट वेट मीडियम है, तो फ़ॉन्ट साइज़ 16 रखेंगे, फ़ॉन्ट वेट मीडियम रखेंगे। ऐसे ही इसको देख लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ कितना है, 12 और फ़ॉन्ट वेट मीडियम। ठीक है, आ जाइए। अब इसको हम यहाँ पे आते हैं, इसको इधर ओपन कर लेते हैं, कॉमा फ़ॉन्ट साइज़ कितना है इसका, 16 पिक्सल, फ़ॉन्ट वेट कितना है इसका, वहाँ पर मीडियम दिया था, यहाँ पर हमें क्या करना है, 400, 500, 600, 700 होता है, ये आपको पता ही होगा, CSS की प्रॉपर्टी होती है। तो ये 700 रख दिया मैंने फ़ॉन्ट वेट। इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ स्ट्रिंग में। अब यही प्रॉपर्टी हमें नीचे भी रखनी है इस तरीके से। तो फ़ॉन्ट साइज इसका मैं कर देता हूँ 14 पिक्सल, और फ़ॉन्ट वेट थोड़ा इसका कम करता हूँ, 500 करता हूँ, और इसको मैं देता हूँ मार्जिन टॉप 10, कुछ इस तरीके से, क्योंकि इसको थोड़ा दूर भी रखना है। अब दूर कितना है, इस पर हम प्रेस करेंगे, कंट्रोल अल्ट दबाएंगे दोनों की को, और इस पे ओवर करेंगे तो कितने पिक्सल का इसमें गैप है, कितने पिक्सल का गैप है, 14 पिक्सल का। तो यहाँ पर हम 14 पिक्सल का गैप करते हैं, इसको 14 पिक्सल का गैप हो गया। तो ये हमारा इतना बन चुका है, यहाँ तक हमारा UI बन चुका है। अब मुझे बनाना है ये 3 डॉट्स को कैसे बनाएंगे वो देखते हैं पहले। तो ये चीज़ बन चुकी है हमारी, इस चीज़ को बना चुके हैं, ये डिव यहाँ क्लोज हो रहा है, ये व्यू, और इसके बाद हमें इसका एक अलग से व्यू बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ लिख लेते हैं टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के अंदर मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल स्टाइल करना है इस तरीके से। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, विड्थ दे देते हैं एक 20, हाइट दे देते हैं 10, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको, रेड, कंट्रोल एस करते हैं तो ये आ जाएगा इस तरीके से कुछ। अब बैकग्राउंड कलर मुझे ये नहीं चाहिए, बैकग्राउंड कलर ये है, और एक्टिव पर ये कलर रहेगा, जो स्लाइड एक्टिव रहेगी उस पर ये कलर रहेगा, और बैकग्राउंड कलर क्या है हमारा, ये। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इस कलर को कॉपी करना है, यहाँ से कंट्रोल A कंट्रोल C करेंगे, और इसको हम यहाँ पे हैज के साथ पेस्ट कर देंगे। अब ये भी देखना है कि UI में जा कर के कि इसका बॉर्डर रेडियस कितना है। बॉर्डर रेडियस अगर आपको देखना है तो ये 100 पिक्सल दिया हुआ है,
तो आप कितना भी कर दीजिए, 30-40 पिक्सल कितना भी कर लीजिए। विड्थ मैंने देखो 20 पिक्सल ले रखी है, हाइट 10 पिक्सल ले रखी है, क्योंकि इसमें मैंने 20-10 दे रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने विड्थ 20 और हाइट 10 ले रखी है। अब बॉर्डर रेडियस मुझे लेना है, यहाँ पर जाएंगे, बॉर्डर रेडियस 30 ले लेता हूँ मैं। 30 करेंगे तो इस तरीके से कुछ आ जाएगा। इसको 40 करते हैं, इसको 40, मार्जिन टॉप करते हैं, इसको मार्जिन टॉप 40, मार्जिन टॉप 50 टॉप करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया। और इसको हम स्टाइल करते हैं यहाँ से, मार्जिन वर्टिकल 10 की जगह हम 14 करते हैं इसको। तो ये हमारी एक डॉट बन चुकी है यहाँ पर। ऐसे हमें 3 डॉट बनानी है, तो कंट्रोल C करेंगे, इसको हम 3 जगह पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से पेस्ट करेंगे तो इस तरीके से मुझे दिखेंगे तीनों एक दूसरे के ऊपर। अब मुझे चाहिए इधर उधर, तो इसको करने के लिए क्या करना है, आपको इस वाले रैपर पे आ जाना है, व्यू वाले रैपर पे। व्यू के रैपर पे आके हम प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर। अभी भी नहीं हुआ देखो, क्योंकि फ्लैक्स डायरेक्शन है ना, वो कॉलम है बाय डिफ़ॉल्ट पे। तो फ्लैक्स डायरेक्शन को मुझे करना है रो। जैसे ही रो करेंगे वैसे ही इस तरीके से कुछ दिखने लगेगा। अब इसके अंदर हमें मार्जिन भी देना है, तो मार्जिन दे देता हूँ मैं यहाँ पे बीच में। मार्जिन हॉरिजॉन्टल दे देते हैं 5 का, कुछ इस तरीके से दिखेगा। 5 का नहीं, 10 का देते हैं इसको। मार्जिन हॉरिजॉन्टल 10 का हो गया इसमें। अब मुझे क्या करना है कि फिर ये फर्स्ट स्क्रीन पे ये एक्टिव रहेगा। एक्टिव का कलर ये है हमारा, तो एक्टिव के लिए हम क्या कलर रखेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या कर देंगे, ये हैज यहाँ पे लगा दीजिए एक बार। एक्टिव कलर ये हो गया हमारा। ये चीज़ हमारी होगी इतनी, यहाँ तक हमारा UI कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब मुझे स्किप और नेक्स्ट का बटन और बनाना है, तो स्किप नेक्स्ट का बटन बनाने के लिए अब देखते हैं, ये वाला जो व्यू है यहाँ कंप्लीट हो रहा है, ये यहाँ पर क्लोज हो रहा है, और ये पूरा व्यू है वो यहाँ पर क्लोज हो रहा है। इस व्यू के बाहर हम एक दूसरा व्यू बनाएंगे यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट के ऊपर, और इस व्यू के नीचे, जिसमें ये 2 बटन होंगे, स्किप और नेक्स्ट का। तो एक व्यू रैपर हो गया हमारा, उसके अंदर एक व्यू और लेते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट में लिख देते हैं स्किप। ये स्किप आ गया, जैसे मैंने कंट्रोल S किया स्किप आ गया यहाँ पर। तो इसको मुझे स्टाइलिंग करनी है, स्टाइल इक्वल, इसका कलर क्या रहेगा हमारा, वो रहेगा वाइट, कलर वाइट रहेगा हमारा इसका। पहले इसको भी स्टाइलिंग कर लेते हैं, स्टाइल इक्वल बैकग्राउंड कलर हमारा ये होगा जो हमने ऊपर दे रखा है। विड्थ इसकी कर देते हैं 100, विड्थ 100 कर देते हैं, कॉमा हाइट कर देते हैं इसकी 46, और डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं इसकी कॉमा जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, कॉमा अलाइन आइटम्स, सेंटर। तो ये सेंटर में आ गया इसमें। और इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, बॉर्डर, इसको नीचे कर लेते हैं, ये ज़्यादा लंबी लाइन जा रही है, तो इसको
एंटर यहाँ से करते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ से एंटर करते हैं, यहाँ से एंटर, एंटर, यहाँ से एंटर। तो ये हो गया। इस तरीके से। तो बॉर्डर देते हैं इसको, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस दे देते हैं 30, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस दे देते हैं 30। इतना हो गया। यही मुझे बनाना था, इसी तरह का बटन कुछ। कलर इतना हो गया। फॉन्ट वेट देते हैं इसको 600। इस तरीके से। फॉन्ट साइज देते हैं इसको 16 पिक्सल। एक बटन हमारा रेडी हो गया है। अब इसको भी स्टाइलिंग करनी है। एक बटन रेडी हो गया हमारा। ऐसे ही हमें स्किप का बटन रेडी होने के बाद नेक्स्ट का बटन भी बनाना है। तो इसी को हम कॉपी करेंगे, इसी बटन को Ctrl+C से, और इसी के अंदर पेस्ट कर देंगे। जब पेस्ट करेंगे तो यहाँ नेक्स्ट लिख देंगे इस तरीके से। अब 2 बटन ये ऊपर नीचे हो गए। तो अब ये दोनों बटन किस में, इस वाले रैपर में है। इस रैपर के अंदर है ये 2 बटन। ये व्यू है ना इस पे, तो हमें इस पे स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। अब स्टाइल इक्वल डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट। स्पेस बिटवीन लगाना है, यहाँ सेंटर नहीं लगाना है, क्योंकि दोनों को एक लेफ्ट में रहेगा एक राइट में रहेगा। स्पेस बिटवीन कॉमा अलाइन आइटम्स सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर के बाद ये सेंटर हो गया हमारा। ठीक है, और सेंटर तो हो गया ये। इसके बाद मुझे एक और करना है, फ्लेक्स डायरेक्शन इनकी रो करना है। फ्लेक्स डायरेक्शन, अभी ये कॉलम में चल रहा है रो। इस तरीके से फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो गई हमारी, और इसको मुझे ऊपर करना है। तो मार्जिन वर्टिकल 40 या 50 पिक्सल, कुछ इस तरीके से रखना है। मार्जिन वर्टिकल 50 पिक्सल। अब मुझे ये बटन तो ठीक दिख गया, लेकिन ये नहीं दिख रहा, ये उल्टा हो गया। तो हमें यहाँ पर इसकी बॉर्डर रेडियस चेंज करना है ये। तो बॉर्डर रेडियस चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस कितना करना है मुझे, 30, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस कितना करना है, 30। इस तरीके से स्किप और नेक्स्ट हो। तो ये हमारा रेडी हो चुका है यहाँ पे पूरा UI बन के रेडी, जो हमने यहाँ पे बनाया था अभी। ये UI रेडी हो चुका है यहाँ पर। तो अब मुझे क्या करना है, ये 3 स्क्रीन बनानी है इस तरीके की कुछ। अब 3 स्क्रीन बनाएंगे तो जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सेकंड स्क्रीन दिखेगी। स्किप पे बटन पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट दिख जाए, आगे वाली स्क्रीन दिख जाएगी। तो कुछ इस तरीके का UI रहेगा हमारा। अभी हमने कोड क्या किया है, app.js फाइल में ही कोड पूरा कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सारा कोड है ना, ये वाला कोड app.js में सारा कोड नहीं करेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक फोल्डर हमने src बनाया था, ये वाला फोल्डर आपको ध्यान होगा, src फोल्डर बनाया था मैंने। तो src फोल्डर के अंदर आपको एक फोल्डर बनाना है स्क्रीन्स नाम से। ठीक है, ये फोल्डर हो गया स्क्रीन नाम से। अब इस स्क्रीन नाम के अंदर आपको फाइल का नाम रखना है onboarding 1.jsx, क्योंकि फर्स्ट स्क्रीन हम बनाएंगे तो इस फाइल को यहाँ रखना है आपको। तो app.tsx में ज़्यादा कोड ना हो मैसी, उसको हम इसीलिए इस नई फाइल बना रहे हैं, इसमें कोड रखेंगे। app.tsx की हम सारा कोड उठाएंगे यहाँ से, ये व्यू से उठाएंगे पूरा कोड यहाँ से, ये व्यू से पूरा कोड उठाएंगे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। Ctrl+X करेंगे और यहाँ पर RFCE
और यहाँ ये हटा करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये वाली ये भी कंट्रोल एक्स करेंगे। इंपोर्ट की ज़रूरत हमें यहाँ पड़ेगी, तो यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये हमने कंट्रोल एस कर दिया। अब app.tsx है। अब इसके अंदर क्या करेंगे कि ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे इंपोर्ट करेंगे और कंट्रोल एस करेंगे तो देखना कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। नन ऑफ दिस फाइल एग्जिस्ट onboarding.png। ठीक है, ये वाली फाइल है ना ऑनबोर्डिंग लोगो, इसमें इसको नहीं मिल रही है ये वाली फाइल। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से कुछ पाथ चेंज करना है। अभी पाथ नहीं मिल रहा है इसको, इसीलिए एरर आया। तो यहाँ पर हम जाएंगे, असेट के अंदर जाएंगे, इमेजेस में जाएंगे। इमेजेस में जाने के बाद ये ऑनबोर्डिंग लोगो वाली इमेज थी, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही हमें इसको भी करना है, असेट वाला फोल्डर देना है, क्योंकि पाथ चेंज हुआ ना, जैसे ही हमने फोल्डर चेंज किया वैसे ही। फर्स्ट इमेज, अब ये हमें बिल्कुल परफेक्ट चलता हुआ दिखाई देगा। अब हमने क्या किया कि app.tsx में कोड मैसी ना हो, कोड ज़्यादा गंदा ना लगे, तो ऑनबोर्डिंग नाम की एक फ़ाइल बनाई और स्क्रीन्स नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर ये फाइल बनाई और इस फाइल को हमने app.tsx पे इस तरीके से कुछ कॉल कर दिया। तो ये वाली फाइल मुझे यहाँ पर दिख गई। ऐसे हमें 3 स्क्रीन चाहिए जो हमने UI बना रखा है, 1 2 3। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी कोड ना हो और आपको समझ में भी आए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये वाली जो स्क्रीन है ना, इसी को हम कॉपी करते हैं कंट्रोल C से और यहीं पे कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं ऑनबोर्डिंग 2। अब जब ऑनबोर्डिंग 2 रखा है तो जहाँ जहाँ पर ऑनबोर्डिंग 1 है वहाँ कर दीजिए 2। ऑनबोर्डिंग 2 हो गया यहाँ पर। ऐसे ही सबसे लास्ट में जाएंगे तो यहाँ भी ऑनबोर्डिंग 2 करना है आपको। ऑनबोर्डिंग 2 होने के बाद आपको ये इमेज भी चेंज करनी है। ये लोगो तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो फर्स्ट इमेज है ना, ये जो इमेज है, ये सेकंड स्क्रीन पे ये वाली इमेज रहेगी। तो सेकंड इमेज हमारी ये है, तो इसका हमें पाथ कॉपी करना है। यहाँ से पाथ इसका उठा के आप ऑनबोर्डिंग 2 में यहाँ पे सेट कर दीजिए इसका पाथ। तो ये हमारी इमेज हुई। अब जब सेकंड स्क्रीन होगी हमारी, तो उसमें क्या होगा हमारा कि जो डॉट है ना वो हमारी एक्टिव होगी सेकंड पे, तो इसको हम सेकंड नंबर पे रखेंगे बैकग्राउंड कलर। तो ये हो गया। ऐसे ही इसको कॉपी कीजिए ऑनबोर्डिंग 3, कंट्रोल C से कंट्रोल V, इसको 3 बना लीजिए। ऑनबोर्डिंग 3 स्क्रीन हो जाएगी। तो जहाँ पर 2 है वहाँ पर कर दीजिए 3, इसको भी कर दीजिए 3 और यहाँ पर जो इमेज है सेकंड इमेज, इसको कर दीजिए थर्ड इमेज। यहाँ पर कर दीजिए थर्ड इमेज। तो ऑनबोर्डिंग की अभी ये फर्स्ट स्क्रीन आ रही है और हमें टेक्स्ट भी चेंज करना है साथ साथ में। सेकंड स्क्रीन पे हमारा ये टेक्स्ट है टाइम टू कोलैबोरेट, इसको कंट्रोल C करेंगे। ऑनबोर्डिंग 2 स्क्रीन पे हमारा जो टेक्स्ट है वो ये है अभी, तो इस टेक्स्ट को भी चेंज करना है। ये हो गया टेक्स्ट, इसको भी चेंज करना है टेक्स्ट को। फटाफट से इसको मैं चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट को। थर्ड स्क्रीन पे ये हमारा टेक्स्ट, तो थर्ड स्क्रीन पे जैसे आएंगे यहाँ पर, तो इसको भी चेंज करना है थर्ड स्क्रीन पे। थर्ड स्क्रीन पे ये पैराग्राफ भी चेंज करना है हमको, जिससे पता रहे कि हमारा हाँ ये थर्ड स्क्रीन आ गई। अब हमारी स्क्रीन तो चेंज हो गई। अब हमें क्या करना है, कि नेक्स्ट पे अगर कोई पर्सन क्लिक करता है, अब आपको पता कैसे लगेगा कि हमारी 3 स्क्रीन हो गई। तो आपको क्या करना है, सिंपली app.tsx जो फाइल है उस पर हम ऑनबोर्डिंग इसको कमेंट करते हैं
अब ऑन बोर्डिंग 2 को इंपोर्ट करते हैं। ये ऑनबोर्डिंग 2 को इंपोर्ट कर लिया मैंने, और जैसे ही कंट्रोल एस करेंगे तब देखना आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी, ये वाली टाइम टू कोलैबोरेट वाली। मैं इधर करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ अभी, ये दिख गई आपको स्क्रीन टाइम टू कोलैबोरेट। ऐसे ही मैं ऑनबोर्डिंग 3 करता हूँ यहाँ पे। ऑनबोर्डिंग 3 जैसे ही करूँगा और इसको मैं क्या करता हूँ कमेंट, और कंट्रोल एस जैसे करूँगा वैसे ही आपको थर्ड स्क्रीन दिखेगी। अभी ये थर्ड स्क्रीन आ गई। अब थर्ड स्क्रीन आ रही है तो इसमें ये गड़बड़ कर रहा है ये वाली चीज़, तो इसको हम ठीक करने के लिए क्या करते हैं, डॉट्स को ठीक करने के लिए डॉट्स वाली हमारी स्टाइलिंग ये है। मार्जिन डॉट्स वाली स्टाइलिंग के लिए हम क्या करते हैं, काम करते हैं, ऑनबोर्डिंग 1 है ना, मार्जिन हॉरिजॉन्टल 10 दे रखा है इन्होंने यहाँ पे। तो ऐसे ही हम सेकंड वाली स्क्रीन पर भी लगा देते हैं ऐसे को, ऐसे ही थर्ड वाली स्क्रीन पे हम लगा देते हैं इसको, यहाँ पे इसको हटा देते हैं यहाँ से सेकंड वाली स्क्रीन पे। app.tsx में जाते हैं, इसको कमेंट करके इसको देखते हैं, ये ठीक दिख रहा है। इसको कमेंट करते हैं 1 देखते हैं, 1 भी ठीक दिख रहा है। इसको कमेंट करके ये देखते हैं, सेकंड ठीक दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हम ऐसे तो जाएंगे नहीं कंपोनेंट चेंज करके, मुझे जाना है दूसरी स्क्रीन पे। नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो अगली स्क्रीन आ जाए, उस नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो अगली स्क्रीन आ जाए। मुझे ऐसे स्क्रीन को चेंज करना है। अगर आपको ऐसे स्क्रीन को किसी को चेंज करना है तो उसके लिए होता है नेविगेशन, रिएक्ट नेविगेशन। तो आपको आना है यहाँ पे वेबसाइट पे और सिंपल टाइप करना है रिएक्ट नेविगेशन, रिएक्ट नेटिव नेविगेशन। तो ये वेबसाइट होगी, इसको आप ओपन कर लीजिए और रीड डॉक्स पे क्लिक कीजिए। तो इन्होंने दे रखा है कि आपको नेविगेशन को कैसे इंस्टॉल करना है। तो नेविगेशन इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले ये वाली जो चीज़ है ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी। npm इंस्टॉल रिएक्ट नेविगेशन नेटिव, ये पैकेज है, npm पैकेज है, तो इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए हमें इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करना पड़ेगा। इंस्टॉप करके कंट्रोल सी यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लीजिए। एक तो ये हो गया, और दूसरा एक चीज़ और है जिसको इंस्टॉल करना है, नेटिव स्टैक। ये तो नेटिव हो गया। एक लाइब्रेरी और है जिसको मुझे इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर जाएंगे अगर इस वाली स्क्रीन पे, हाँ ये लाइब्रेरी और है। एक तो ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है नेटिव, रिएक्ट नेटिव, और दूसरी इंस्टॉल करना है ये नेटिव स्टैक। कॉपी कर लीजिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो अब मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पे कैसे दिखाना है, ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया हमारा। और प्रोजेक्ट को अब स्टार्ट कर देते हैं, npm स्टार्ट। अब ये देखो, ये अभी स्टॉप किया ना तो इस तरीके से कुछ आने लगा, कैन नॉट कनेक्ट टू मेट्रो, ये प्रेस कर दीजिए। प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये इस तरीके से फोल्डर है कुछ, सोर्स के अंदर हमारे 2 फोल्डर हैं, एक असेट नाम का और एक स्क्रीन नाम का। तो असेट के अंदर तो इमेजेस है, उससे तो कुछ मतलब ही नहीं है, जो भी आप फोल्डर का नाम रखते हैं वो पाथ के लिए रहता है। स्क्रीन के अंदर हमारी 3 स्क्रीन है, ऑनबोर्डिंग 1 2 3। अब मुझे क्या करना है कि नेविगेशन करना है
और जो पैकेज हमारे इंस्टॉल किए थे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पैकेज नेटिव ये इंस्टॉल हो गया, नेटिव स्टैक ये इंस्टॉल हो गया, और रिएक्ट नेटिव लीनियर ग्रेडियंट, 3 ही पैकेज का हमने इसमें यूज़ किया है। अब नेविगेशन का यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, SRC के अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं नेविगेशन नाम से। नेविगेशन नाम से फ़ोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर एक फ़ाइल का नाम रखते हैं navigation.jsx। इस फाइल का नाम रखेंगे और RFCE टाइप करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे व्यू के व्यू ले लेंगे किस तरीके से। अब नेविगेशन को कैसे यूज़ करना है इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में दे रखा है, डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाएंगे कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आइए, तो वो चीज़ हमने इंस्टॉल कर रखी है, जो 2 लाइब्रेरी बताई थी आपको, पैकेज बताए थे, नेटिव स्टैक, रिएक्ट नेविगेशन नेटिव स्टैक और रिएक्ट नेविगेशन नेटिव। अब यूज़ करने के लिए क्या करना है आपको, इसको इंपोर्ट करना है navigation.js में। इसको यहाँ से कॉपी करना है आपको, और सारा कुछ जो भी है ना इनका डॉक्यूमेंटेशन में दे रखा है। अब अगर आप अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे ना तो आपको रिएक्ट नेटिव की वेबसाइट पे पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये होने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको यूज़ करना है। ये इंपोर्ट तो कर लिया हमने, अब इसको यूज़ भी करना है इस चीज़ को। तो इस चीज़ को यूज़ करने के लिए हम कॉन्स्ट स्टैक इक्वल क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर। इसके बाद आपको यहाँ पे ये कट करना है और यहाँ लिखना है स्टैक डॉट स्क्रीन, इस तरीके से लिखना है स्टैक डॉट नेविगेटर, ये चीज़ स्टैक डॉट नेविगेटर स्टैक डॉट स्क्रीन नेम। नेम हमारा क्या है स्क्रीन का, ऑनबोर्डिंग 1। और यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा कॉल करेंगे, ऑनबोर्डिंग 1 वाला, ये ऑनबोर्डिंग 1 कंपोनेंट। ऐसे ही हम कंट्रोल इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं ऑनबोर्डिंग 2, इसको कर लेते हैं ऑनबोर्डिंग 3। और इंपोर्ट भी करना है आपको, ये भी देखना है। मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो रहा है। अगर इंपोर्ट आपके उसमें नहीं होता सिस्टम में तो आपको इंपोर्ट भी करना है इस चीज़ को। तो ऑनबोर्डिंग 3 है तो इसका नाम कर देते हैं ऑनबोर्डिंग 3। ऑनबोर्डिंग 2 है तो इसका नाम कर देते हैं ऑनबोर्डिंग 2। ये भी बताऊंगा नेम ये मैं सेम क्यों रख रहा हूँ। ऑनबोर्डिंग 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। नेविगेशन की ये फाइल हमारी कंप्लीट हो गई। अब इस नेविगेशन को यूज़ करना है हमें app.tsx फाइल में, और इसीलिए हमने यहाँ से ये सारे कंपोनेंट उठा के एक अलग कंपोनेंट बनाए थे इस स्क्रीन के अंदर, ऑनबोर्डिंग 1 2 3, क्योंकि हमें चाहिए था नेविगेशन एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे। और ये हमारी मेन फाइल है app.tsx, तो इसमें हम सारा कोड रख नहीं सकते, तो वो कोड हमने अलग कंपोनेंट में पहुँचा दिया और इसको हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से कर दिया। तो अब इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है app.tsx में नेविगेशन कंटेनर, जिसमें हम सारे नेविगेशन को रैप कर देंगे। तो इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं नेविगेशन कंटेनर को। नेविगेशन कंटेनर को इंपोर्ट करके अब यहाँ पे एक नेविगेशन कंटेनर इस तरीके से लिखेंगे और इसके अंदर हम कर देंगे नेविगेशन। ये दिख रहा है इस तरीके से, इसको हम यूज़ कर लेंगे। अब ये नेविगेशन है ना, ये हमने इंपोर्ट कर लिया सोर्स नेविगेशन फाइल से, और इसको हम करेंगे अब सेव। अब देखना क्या फ़र्क आता है। npm स्टार्ट, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है हमारा। जी हाँ, तो ये इस तरीके से कुछ हमें दिखेगा जैसे ही इसको सेव करेंगे हम। तो ऑनबोर्डिंग 1 हो गया। अब ऑनबोर्डिंग 1 क्यों दिख रहा है, क्योंकि नेविगेशन फाइल में हमने नेम क्या रखा है, ऑनबोर्डिंग 1। अगर यहाँ पे हम ऑप्शन कर दें, ऑप्शंस, अभी नहीं करता हूँ, बाद में करता हूँ इसको।
अब मुझे क्या चाहिए कि नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो अगली स्क्रीन आ जाए सेकंड वाली, स्किप पे क्लिक करूँ तो थर्ड स्क्रीन पे आ जाऊँ मैं, लास्ट वाली पे। तो मैं क्या करता हूँ, ऑनबोर्डिंग वन स्क्रीन पे जाना है, ऑनबोर्डिंग वन स्क्रीन पे जाना है, और हमने यहाँ पे क्लिक कहाँ पर लगाना है मुझे, स्किप और नेक्स्ट पे। तो स्किप वाली जो चीज़ है मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब जो स्किप वाला बटन है ऑनबोर्डिंग वन स्क्रीन पे वो हमारा ये है, तो ये वाला व्यू है ना, ये पूरा व्यू है ये। तो इसमें हम इसको रैप कर देंगे टचेबल ऑपेसिटी से। टचेबल ऑपेसिटी होती है जब हम किसी बटन पर क्लिक करते हैं, क्लिक इवेंट लगाना हो हमें, तो वहाँ पर उस बटन की ऑपेसिटी कम हो जाती है, तो उससे पता लगता है कि यहाँ पर कुछ इवेंट ट्रिगर हुआ है। तो टचेबल ऑपेसिटी के अंदर हमने पूरे स्किप बटन को रैप कर दिया। जब भी आपको कोई क्लिक इवेंट करना हो तो टचेबल ऑपेसिटी पे लगा देते हैं, व्यू पे, टेस्ट पे नहीं। ऑन प्रेस करेंगे इस पे, ऑन प्रेस, ये फंक्शन यूज करेंगे हम इसको, नेविगेशन, नेविगेशन डॉट नेविगेट, नेविगेशन डॉट नेविगेट, और यहाँ पर वही नाम लिखना है जो ये नाम यहाँ पे दे रखा है आपने। ये फर्स्ट कंपोनेंट का नाम क्या दे रखा है, ऑनबोर्डिंग वन, इसी को कॉल करना है। अगर यहाँ पे ऑनबोर्डिंग फर्स्ट स्क्रीन भी होता ना ये, तब भी हम यही नाम रखते यहाँ पे, ऑनबोर्डिंग फर्स्ट। कुछ भी नाम, नाम को लेके रखना है, कंपोनेंट नहीं आपको कॉल करना है। नेविगेशन, जब हम इसको सेव कर देंगे तो मुझे यहाँ पे एक प्रॉप पास करना पड़ेगा नेविगेशन का, नेविगेशन प्रॉप पास करना पड़ेगा। कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं इसको। देखो नेम मैंने चेंज किया ऑनबोर्डिंग फर्स्ट का, तो ये आ गया यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे स्क्रीन कौन सी चाहिए, अगर स्किप करता हूँ तो नेविगेशन ये वाली स्क्रीन चाहिए, थर्ड वाली, ऑनबोर्डिंग थर्ड। मैं इसको उठाऊंगा और यहाँ पे थर्ड, ऑनबोर्डिंग थर्ड रखूँगा। अब मैं अगर इसके बटन पे क्लिक करता हूँ तो थर्ड स्क्रीन पे जाना चाहिए, ऑनबोर्डिंग थर्ड पे। ऐसे ही हम इसको कर लेंगे सेकंड वाले को। सेकंड वाले का व्यू क्या ये है, तो सेकंड वाले व्यू को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको छोटा करते हैं थोड़ा। सेकंड वाले के लिए हम क्या करेंगे, इसको रैप करेंगे टचेबल ऑपेसिटी में। टचेबल ऑपेसिटी जब यूज़ करते हैं जब किसी बटन पर क्लिक करना हो और हमें उसको दिखाना हो कि यहाँ पर इवेंट फायर हुआ है, तो यहाँ पे ऑन प्रेस लगा देते हैं हम। ऑन प्रेस लगा के नेविगेशन डॉट नेविगेट, और स्क्रीन कौन सी जाना है हमें, जब फर्स्ट स्क्रीन पे होगा क्लिक करेगा, अभी कौन सी है, ऑनबोर्डिंग वन। तो जब सेकंड स्क्रीन पे जाएगा तो ऑनबोर्डिंग टू चाहिए मुझे ये, तो यहाँ पर हम कॉल करा देंगे ऑनबोर्डिंग टू। अब मैं इसको बैक करता हूँ। अब अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो सेकंड स्क्रीन पे जाना चाहिए, ऑनबोर्डिंग टू पे। अब सेकंड वाले पे हमने कुछ लगाया नहीं है। अब मैं बैक करूँ, अब देखना मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा इसकी ऑपेसिटी कुछ टाइम के लिए, थोड़ी मिली सेकेंड के लिए कम होगी। हुआ, आपको पता लगेगा कि मैंने इस पर क्लिक किया है, बटन थोड़ी देर के लिए थोड़ा ऑपेसिटी कम हो जाती है इसकी, देखो। ऐसे ही मुझे लगाना ऑनबोर्डिंग टू स्क्रीन पे, ऑनबोर्डिंग टू स्क्रीन पे। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ऑनबोर्डिंग टू स्क्रीन ये है हमारी, तो ऑनबोर्डिंग टू स्क्रीन में हमने क्या दे रखा है, यहाँ पे ये व्यू है पूरा हमारा, ये वाला व्यू। यहाँ पे इसको रैप कर देंगे टचेबल ऑपेसिटी में। जब सेकंड स्क्रीन पर होंगे और वो स्किप करेगा तो उसको हम ले जाएंगे, यहाँ बैक का बटन था, बैक, स्किप नहीं था, बैक था यहाँ पर। तो बैक करेगा तो उसको हम ले जाएंगे फर्स्ट वाली स्क्रीन पे। तो फर्स्ट वाली स्क्रीन का नाम क्या है, ये ऑनबोर्डिंग फर्स्ट। यहाँ पर ले जाएंगे उसको, बैक पे क्लिक करेगा। ऐसे ही इसको कॉपी करते हैं हम और इस वाले को रैप करते हैं। और जब सेकंड स्क्रीन पे होगा
और नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो वो किस स्क्रीन पे जाएगा, थर्ड स्क्रीन पे। तो थर्ड स्क्रीन के लिए हमारा क्या नाम है, ये कंपोनेंट का नाम है। तो थर्ड स्क्रीन पे हम ये लगा देंगे नेक्स्ट पे। और अगर थर्ड स्क्रीन पे कोई पर्सन है, थर्ड स्क्रीन पे क्या था, बैक का था और स्टार्ट था। बैक, हमने यूआई में क्या था, हमारा बैक था और स्टार्ट था बटन। तो यहाँ पर स्किप ना हो के बैक और यहाँ पे हो जाएगा स्टार्ट। तो यहाँ पर हम कॉपी करेंगे इसी को, ऑनबोर्डिंग थर्ड स्क्रीन पे। जब ऑनबोर्डिंग थर्ड स्क्रीन पे होगा और बैक पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा, सेकंड स्क्रीन पे। सेकंड स्क्रीन पे जाएगा, सिंपल है। टचेबल ऑपेसिटी, टचेबल ऑपेसिटी यहाँ ऐड हो गई, इसको हटाना है यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और जब स्टार्ट पे क्लिक करेगा तो उसे फर्स्ट स्क्रीन पे दोबारा से लेके आना है मुझको। थर्ड स्क्रीन पे अगर स्टार्ट पे बटन पे क्लिक करता है तो दोबारा से उसको फर्स्ट स्क्रीन पे ले आएंगे हम उसको, ऑनबोर्डिंग फर्स्ट, ऑनबोर्डिंग फर्स्ट पे, फर्स्ट पे ले आएंगे। इसको कंट्रोल एक्स करते हैं, इसको हम यहाँ करते हैं। अब मुझे यहाँ पे ऑनबोर्डिंग थर्ड में नेविगेशन भी रखना है, प्रॉप्स भी पास करना है। इसमें हमने पास किया है नेविगेशन में, यहाँ भी पास करना है नेविगेशन। ये प्रॉप्स है, इसे हम पास करना ज़रूरी है मेरे लिए। तो इस तरीके से हमारा ये रेडी हो गया। अब देखते हैं क्लिक करके कौन सी स्क्रीन पे क्लिक करने पे कहाँ पर जा रहा है। तो मैं अगर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे सेकंड स्क्रीन आनी चाहिए। टचेबल ऑपेसिटी डज नॉट एग्जिस्ट, तो टचेबल ऑपेसिटी ये हो गया हमारा। इसमें टचेबल ऑपेसिटी नहीं है सेकंड स्क्रीन पे, तो मुझे यहाँ पे इसको टचेबल, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा एक बार। इसी का एरर दे रहा है मुझे, यहाँ पर भी इंपोर्ट करना पड़ेगा थर्ड स्क्रीन पर रिएक्ट नेटिव से। अब ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँ अगर यहाँ पे, तो ये सेकंड स्क्रीन पे जाना चाहिए। ऑनबोर्डिंग 2 आ गई। अगर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो ये थर्ड स्क्रीन पे जाना चाहिए। अगर मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर फर्स्ट स्क्रीन आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ तो ये थर्ड स्क्रीन पे जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ बैक करूँ, अब ये थर्ड स्क्रीन है, अगर मैं यहाँ से बैक करूँ तो ये सेकंड पे जाए और यहाँ से भी बैक करूँ तो ये फर्स्ट पे चला जाए। ठीक है, परफेक्ट, हमारा परफेक्ट चल रहा है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि हमें ये दिख रहा है, ये भी नहीं चाहिए। अगर ये हेडर होता है हमारा, बाय डिफ़ॉल्ट पे देता है, अभी स्टार्ट कर लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट देता है। अगर ये हमें नहीं चाहिए तो यहाँ पे एक ऑप्शंस नाम से एक मेथड होता है जहाँ पर हेडर शोन फॉल्स, हेडर शोन फॉल्स कर देंगे तो ये चीज़ हमारी यहाँ से गायब हो जाएगी। अगर ये हमें सभी कंपोनेंट से हटाना है, अब मैंने 2 कंपोनेंट पे लगाया, फर्स्ट और सेकंड पे, और थर्ड पे इसको नहीं लगाया, तो थर्ड पे हमें हेडर दिखेगा यहाँ पे। मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, ये सेकंड स्क्रीन हो गई, ये थर्ड स्क्रीन हो गई, तो ये हमें दिखेगा। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट पे बैक बटन देता है हमारा ऑटोमेटिक। अब मुझे अगर ये नहीं चाहिए तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे। तो दोबारा से मैं इसको बैक करता हूँ, अब ये हमें कहीं नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से हमारा यूआई बन के तैयार हो गया है। तो नेविगेशन कैसे करते हैं रिएक्ट नेटिव CLI प्रोजेक्ट में, वो मैंने इसमें आपको दिखा दिया। स्टैक नेविगेशन आपको मैंने इसमें बता दिया कैसे स्टैक नेविगेशन करते हैं। ऑनबोर्डिंग का यूआई हमने इसमें डिस्कस किया कि कैसे यूआई बना सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है जो मैं इसमें डिस्कस नहीं किया अभी तक,
अब जो स्टाइलिंग है ना, मैंने इस प्रोजेक्ट में जो किया वो एक बिगनर लेवल पे किया जिससे आपको समझ में आए। अभी ये यहाँ पर कोड बहुत मैसी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो कोड है ना, हमने यहाँ पर बिल्कुल इनलाइन स्टाइलिंग की है, जो कि एक बेहद ही ख़राब प्रैक्टिस है। अगर इस जो प्रैक्टिस है ये हमारी, ये बहुत बेकार लगती है, कोड बहुत मैसी हो जाता है। कल को ये बड़ा कोड होगा तो और दिक्कत आ जाएगी। अगर हमें स्टाइलिंग को एक लाइन में यहाँ पर क्लास ऐड करके, जैसे क्लास ऐड करते थे ना हम अपने HTML में, वैसे यहाँ पर हम एक क्लास देंगे। यहाँ पर क्लास का नाम ऑब्जेक्ट फॉर्म में, और क्लास का हम नीचे बना के इसको स्टाइलिंग करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अभी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये है, ये वाली इस वाली लाइन का करके दिखाता हूँ। ये हमारी लाइन है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये जितनी प्रॉपर्टी है। Ctrl+X कर लिया मैंने यहाँ से, और मैं सबसे नीचे आकर के यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। एक स्टाइल शीट क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम नाम देते हैं हेडिंग स्टाइल। उसको इस तरीके से ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम स्टाइलिंग करेंगे, और जो मैंने स्टाइलिंग वहाँ से कॉपी की थी वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं सेम स्टाइलिंग। अब ये देखना कि वो स्टाइलिंग और इस स्टाइलिंग में कोई फ़र्क नहीं होगा। अब जो हेडिंग स्टाइल हमने यहाँ पर दिया ना, इसको हम हटा के इसको यहाँ पर रखते हैं। अभी यहाँ पर ये डबल कर्ली ब्रेसेस में था, अब हमें रखना है सिंगल, और यहाँ पर लिखना है स्टाइल्स डॉट हेडिंग स्टाइल। Ctrl+S करेंगे हम, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर रखी थी। अगर मैं इसी फॉन्ट साइज को 26 पिक्सल करूँ और Ctrl+S करूँ, अब चेंज होगा। चेंज हो गया। तो एक मेथड स्टाइलिंग का ये भी है, जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है, एक ऑब्जेक्ट फॉर्म बना के स्टाइलिंग को एक अलग फॉर्मेट में हम देते हैं, जिससे हमारा कोड मैसी नहीं होता है, कोड एक फॉर्मेटिंग अच्छी रहती है। और दूसरा मेथड है कि हम वहीं पर उसको इनलाइन स्टाइलिंग कर दें, तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। अच्छी प्रैक्टिस हमारी होती है ये वाली। तो अगर अगला नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा उसमें हम इसी स्टाइलिंग को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। इस स्टाइलिंग को अभी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर हम कुछ भी ऐड कर रहे थे तो मुझे तुरंत पता लग रहा था कि हाँ मैंने ये ऐड किया और ये दिख गया। अगर आप इसको अच्छा कोड करना चाहते हैं तो इसमें क्लासेस ऐड कीजिए, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया ये वाली, और इसकी सारी प्रॉपर्टी को यहाँ पे नीचे रख दिया मैंने यहाँ पे। ऐसे अगर आपको दूसरा देना है, हेडिंग स्टाइल हो गया, ऐसे ही आपको अगर इसको भी रखना है तो इसको आप कॉपी कीजिए यहाँ से पूरी स्टाइलिंग को, यहाँ से, और यहाँ पर आके पैराग्राफ स्टाइल इस तरीके से बना के इसको यहाँ पर स्टाइलिंग कर दीजिए। इस तरीके से स्टाइलिंग करेंगे, और इस वाली क्लास को कॉपी करके यहाँ पे स्टाइल्स डॉट ये इस तरीके से सेव कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हम चाहें आप वहाँ पर स्टाइलिंग करें यहाँ पर करें, लेकिन कोड आपका अच्छा इस फॉर्मेट में दिखता है। अगर मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज इसका 24 पिक्सल करूँ तो ये चेंज होगा, देखना चेंज हुआ। तो आप ऐसे भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। ऐसे ही जो स्टाइलिंग मैंने नहीं किया, जैसे ये वाली इसमें प्रॉपर्टी ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पर आप क्लास दे के ऑब्जेक्ट फॉर्म में JSX फॉर्मेट में आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए स्टाइलिंग, जिससे आपका कोड और अच्छा हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने स्टैक नेविगेशन देख लिया। स्टैक नेविगेशन के साथ साथ हमने कैसे 3 स्क्रीन का UI बनाते हैं, कैसे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाते हैं, ये भी हमने चेक किया। और कैसे हम लीनियर ग्रेडियंट कलर को यूज़ कर सकते हैं लाइब्रेरी का यूज़ करके। तो हमने इस चीज़ में बहुत, इस प्रोजेक्ट में मिनी प्रोजेक्ट था, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीख ली। तो एक और नई वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ आएंगे। और मैं इतना और बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो कोड है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, गिटहब पे जाके आप देख सकते हैं इस कोड को। और जो फिग्मा का आपको UI है ये वाला, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऐप डेवलपमेंट में कि UI नहीं होता जिससे हम बना सकें कि हमारा ऐप कैसा दिखेगा। तो ये जो UI है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
जहाँ से आप सारी इमेजेस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या कलर रखना है, क्या फ़ॉन्ट साइज रखना है, क्या फ़ॉन्ट वेट रखना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।